चलिए आज हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स ऑफ आरसीसी। आरसीसी का शॉर्ट नोट्स देखते हैं जिसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसी को हम पढ़ेंगे। और जो एसएससी जेई व्यू से मतलब इम्पोर्टेंस है, तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे पहले देखेंगे तो इसमें हम वेटेज देखेंगे कितना है, तो 2 से 4 नंबर आपका वेटेज होगा एसएससी जेई में इंट्रोडक्शन पार्ट से। उसके बाद हम देखेंगे बीम। बीम देखेंगे, बीम में तो बीम में देखेंगे बेंडिंग को, बीम इन बेंडिंग देखें तो बीम इन बेंडिंग में देखें 2 से 4 नंबर आपका क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें सबसे पहले इसमें हम इंपॉर्टेंस जो होता है एनालाइज देखेंगे, एनालिसिस जो होते हैं ना उसको देखेंगे, एनालिसिस को देखेंगे और फिर डिजाइन को देखेंगे। एनालिसिस और डिजाइन जिसमें प्रोविजन होता है, जो प्रोविजन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे आगे इसका क्या पार्ट्स हैं जो आगे देखेंगे। तो इसमें बीम देखेंगे, तो बीम में देखेंगे फिर बीम इन शेयर। तो बीम इन शेयर में तो इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे आपको एसएससी जेईई में। तो बीम एंड टॉर्सन है तो उसको नहीं पूछता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्लैब। तो स्लैब में सिर्फ हम प्रोविजन को पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ प्रोविजन को पढ़ेंगे। इसे प्रोविजन से 2 या 3 मार्क्स पूछेंगे। उसके बाद हम कॉलम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी इसको हम देख लेंगे। इसमें x मार्क्स को पूछेंगे, 1 मार्क्स पूछेंगे आपको। उसके फुटिंग देखेंगे, तो फुटिंग को देखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम फुटिंग को देख लेंगे या छोड़ देते हैं फुटिंग को। उसके बाद जो है सो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है एसएससी जेईई के लिए, हमको इतना ही इंपॉर्टेंस है। पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर बीम इन बेंडिंग देख लेंगे, फिर बीम इन शेयर देख लेंगे, और टॉर्सन तो देखेंगे ही नहीं। उसके बाद हम स्लैब को देख लेंगे, स्लैब में देखें तो प्रोविजन को देखेंगे। कॉलम देखेंगे तो कॉलम 1 नंबर से ही पूछता है, तो कॉलम को भी देख लेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स में हम शुरू करने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कंक्रीट के। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंक्रीट। कंक्रीट में जो होता है ना, एक ही नोट पॉइंट है आपको। कंक्रीट में एक ही नोट पॉइंट है। उसमें क्या नोट पॉइंट है कंक्रीट में? ये नोट पॉइंट है आपका कि इसमें हम देखेंगे कि जनरली हम लेते हैं जो 20 से 25 एम साइज ऑफ एग्रीगेट लेते हैं यूज्ड, बट इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब बीम कॉलम फुटिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm। मतलब हम कहने का मतलब इसका है कि 20 से 25 mm हम लेते हैं साइज जनरली, लेकिन हम मोस्टली जो है कॉलम स्लैब बीम ये सब जो हो गया उसमें हम 20 mm ही लेंगे। ओके, उसके बाद हम देखने जाते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक, प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब पीसीसी। तो पीसीसी जो होता है मोस्टली जो होता है ना, पीसीसी जो आपको कंप्रेशन के लिए मतलब मोस्ट होता है, अच्छा होता है, ये होता है। लेकिन हम कहने का मतलब है इसका मोस्ट पॉइंट ये है कि पीसीसी 5 से 10% आपको स्ट्रेंथ एथी में भी दे देता है, टेंसाइल में भी दे देता है। होता है ओनली फॉर कंप्रेशन का, लेकिन टेंशन में 5 से 10% आपको दे देता है स्ट्रेंथ। ओके, ए पॉइंट 2 हो गए, ए पॉइंट 2 हो गए। उसके बाद हमें देख लिए, अब आगे हम चलते हैं। आगे देखते हैं कुछ नोट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि सीमेंट कंक्रीट जो होता है आपका, सीमेंट कंक्रीट जो मोस्टली जो होता है ना आपको मोस्टली जो होता है आपको स्ट्रेंथ देता है, या जो भी इसका मतलब क्वालिटी है वो है फायर रेजिस्टेंस के लिए कंक्रीट का। ठीक है, तो हम फायर रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम थिकनेस ऑफ क्या मतलब थिकनेस कितना लेते हैं कवर का जो थिकनेस होता है कितना लेते हैं 200 mm लेते हैं। फायर रेजिस्टेंस के लिए जो होता है थिकनेस ऑफ कवर जो होता है कंक्रीट का कितना है 200 mm लेते हैं। लेकिन हम उसी में हम अपना स्ट्रक्चर में एथी भी प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्स्ड भी। तो रेनफोर्स्ड जो होता है ना वो उसका क्या काम है, उसका मोस्टली मतलब क्या काम है, उसका मोस्टली काम है को श्रिंकेज को रोकना, फिर क्रैक को रोकना। यही होता है श्रिंकेज और क्रैक को रोकता है। बढ़ने से मैंने रोकता है कौन, तो ये आपका स्टील रोकता है। और कंक्रीट जो होता है आपको फायर रेजिस्टेंस को रोकता है। तो अगला हम देख रहे हैं, अगला टॉपिक आपका आ रहा है कंप्रेशन ऑफ पीसीसी, सॉरी कंप्रीजन ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। कंप्रीजन हम करने जा रहे हैं। कंप्रीजन में हम ये देखेंगे कि क्रैक ऑफ रप्चर जो होता है, क्रैक ऑफ रप्चर, ये जो क्रैक ऑफ रप्चर जो होता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो क्रैक ऑफ रप्चर के लिए फॉर्मूला होता है कंप्रेशन में 0.7 रूट में आप सीख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एसएससी जेईई के लिए जो पूछता है कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्रैक ऑफ रप्चर क्या होता है, तो 0.7 रूट में आप सीख के हो जाता है। अब आगे देखने जा रहे हैं कि हम बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है उसमें क्रैक ऑफ रप्चर क्या होता है, इसको 0.45 एफ सीख के हो जाता है। ये हो जाता है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे है। उसके बाद आगे हम देखने जा रहे हैं कुछ सम पॉइंट्स हैं जो पूछने जा रहा है। इसमें बोलेगा कि मतलब क्रैक इन मेंबर, कोई भी स्ट्रक्चर उसमें क्रैक कितना अलाउड करते हैं, तो 0.3 mm आपको अलाउड करेगा क्रैक। इससे ज़्यादा क्रैक आ गया तो अपना स्ट्रक्चर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आगे पॉइंट देख रहे हैं हम कंक्रीट से रिलेटेड है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसमें कंक्रीट ना है तो कंक्रीट की बात कर रहा है। तो कंक्रीट जो होता है ना मोस्टली जो होता है कंक्रीट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो किसके लिए होता है, कंप्रेशन के लिए होता है। कंक्रीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है कंप्रेशन के लिए होता है। ठीक है, हम कुछ करते हैं जो क्यूब वगैरह टेस्ट करते हैं कुछ भी हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले, तो उसमें कुछ टेस्ट करते हैं। तो उसमें मोस्टली जो साइज होता है टेस्ट का
150 मल्टीपल 150 150 मल्टीपल 150 mm में सब होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब डाटा है, वो प्रूफ स्ट्रेन के लिए है। तो प्रूफ स्ट्रेन कितना होता है, 0.002 होता है, ये प्रूफ स्ट्रेन हो जाता है। अब बात हम आगे करेंगे, बात ये है कि मतलब नोट पॉइंट्स है एक, तो उसमें है कि ऑर्डिनरी के लिए है नोट्स पॉइंट, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड के लिए, उसके बाद होता है हाई स्टैंडर्ड के लिए। तो इसमें ये है कि ऑर्डिनरी के लिए हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं, तो M10 से लेकर M20 तक ऑर्डिनरी के लिए, और स्टैंडर्ड के लिए M25 से M60 तक, और हाई स्टैंडर्ड के लिए M65 से M100 तक, इतना लेते हैं हम। अब बात कर रहे हैं हम कि एज पेयर IS 452000, मतलब IS 2000 के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें देखेंगे हम पॉइंट्स क्या है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC स्ट्रक्चर पूछ रहा है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC स्ट्रक्चर क्या होता है, M20 हो जाएगा, ठीक है, M20 हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट्स ये है कि द ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड RCC स्ट्रक्चर, मतलब मैक्सिमम ग्रेड पूछ रहा है। मैक्सिमम ग्रेड जो होता है RCC स्ट्रक्चर कितना था, मिनिमम 20 था, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम ग्रेड होता है M60 हो जाता है, माने M60 हो जाता है। और उसको मैंने एक बार रिवीजन हुआ था, कोड का रिवीजन हुआ था, तो उसके हिसाब से बोल रहा है कि कितना हो जाएगा। तो M60 तो मैक्सिमम होता है, लेकिन उस रिवीजन कब हुआ था, IS 456 से 1978 में हुआ था, तो उसमें तो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 हो जाता था, M40 हो जाएगा उसके हिसाब से। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन RCC स्ट्रक्चर, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कुछ RCC स्ट्रक्चर में कब, कोस्टल इन्वायरमेंटल कंडीशन में। जब कोस्टल इन्वायरमेंटल कंडीशन रहेगा तो M30 ले लेंगे। आगे कह रहा है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अंडर द सीवर फ्रीजिंग थॉइंग, मैंने बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ भी पूछ रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सीवर रहेगा तो फ्रीजिंग कंडीशन रहेगा तो थॉइंग कंडीशन रहेगा, तो ये सब कंबाइंड रहेगा तो कितना हो जाएगा, M35 हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब आगे हम देखने जा रहे हैं कुछ एक फार्मूले हैं जो मतलब इंपॉर्टेंस हैं हिसाब से। तो इंपॉर्टेंस इफेक्टिव कवर के लिए फार्मूला होता है। इफेक्टिव कवर के लिए फार्मूला क्या होता है, क्लियर कवर प्लस 5n/2, ये होता है इफेक्टिव कवर के लिए फार्मूला। इफेक्टिव कवर के लिए फार्मूला ये हो जाता है। अब बात हम आगे करने जा रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको SSC JEE में हर बार पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो इसमें से हम ये देखने जा रहे हैं कि मतलब कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, उसके हिसाब से हम कंक्रीट लेते हैं, उसके बाद से कवर लेते हैं, उसके हिसाब से मिनिमम ग्रेड सीमेंट ऑफ कंक्रीट लेते हैं, उसके बाद PCC में ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं। तो इसी पॉइंट को हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें होगा माइल्ड कंडीशन के लिए, माइल्ड के लिए आपको एक ही पॉइंट है, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम नेचुरल रेनफॉल। आपको नेचुरल रेनफॉल से आपको स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लीजिएगा, इसमें हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम ये लेंगे M20। मिनिमम क्लियर कवर कितना लेंगे, 20 mm लेंगे। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेंगे, 300 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अब मॉडरेट कहेगा तो, अगर मॉडरेट कहा तो क्या कर लेंगे, तो मॉडिफिकेटर कहा तो इसके में हम दो कंडीशन को रखते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम सीवर रेनफॉल, और उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम सीवर रेनफॉल, और दूसरा पॉइंट कह रहा है फुली इमर्ज इन वाटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 ले लेंगे, और जो मिनिमम क्लियर कवर जो लेंगे M30 mm ले लेंगे, सॉरी 30 mm सिर्फ ले लेंगे। उसके बाद 300 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे, और इसमें जो होता है PCC होता है M15 ले लेंगे, ओके। अब आगे आ रहा है कंडीशन सीवर। तो सीवर कंडीशन है 5-6 कंडीशन है। पहला कुछ है स्ट्रक्चर इज इम्पोज्ड टू सीवर, मैंने कह रहा है कि स्ट्रक्चर इज इम्पोज्ड टू सीवर, तो क्या करेंगे, सीवर रेनफॉल कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है सीवर रेनफॉल। फिर अगला कह रहा है अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग इन वाटर, अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग इन वाटर। फिर कह रहा है कोस्टल इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चर इज फुल, अगला कह रहा है फिर स्ट्रक्चर इज फुली इमर्ज इन सी वाटर, फुली इमर्ज है स्ट्रक्चर। फिर दूसरा कह रहा है नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन, ये नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन कह रहा है। तो ये सारे कंडीशन रहेंगे तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेना है, तो M30 ले लेना है, क्लियर कवर 45 mm ले लेना है, और ये लेना है आपको मिनिमम सीमेंट कंक्रीट कितना लेना है 320 kg पर मीटर क्यूब ले लेना है, और PCC का ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 ले लेना है। तो ये जो PCC का ग्रेड जो होता है ना, आपको सीवर के लिए और वेरी सीवर के लिए सेम हो जाता है, ठीक है, सेम हो जाता है। अब कह रहे हैं वेरी सीवर, एक वेरी सीवर कंडीशन आता है, तो उसमें क्या कहेंगे, वेरी सीवर जो कंडीशन होता है उसमें हम ये कहेंगे कि क्या क्या इसमें कंडीशन होता है वेरी सीवर में, वो देखने जाएंगे हम। तो इसमें क्या होता है वेरी सीवर में, अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग इन सी वाटर। इसमें कह रहा है अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राई सी वाटर, उसमें कहा था नॉर्मल वाटर से, इसमें सी वाटर से कह रहा है। सीवर फ्रीजिंग, उसमें कहा था नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन, इसमें कहेगा सीवर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन। और इसमें स्प्रे इज सी वाटर, इसमें नया बात को ये है कि स्प्रे ऑफ सी वाटर है।
तो इसको में हम क्या करेंगे, कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M35 ले लेंगे, और मिनिमम कवर जो क्लियर कवर जो होता है 50 ले लेंगे, 50 ले लेंगे, और मिनिमम सीमेंट कंक्रीट जो होता है इसमें 340 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे। अब ये जो होता है M20 ले लेंगे, क्योंकि इस व्ही रिसीवर रिसीवर में दोनों सेम हो जाता है। इस तरह से हम रेंज में इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो डायरेक्टली याद करने के लिए देखें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है ना, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 है, उसके बाद 5 बढ़ते जा रहे हैं, तो 20 है, 25 है, 25 के बाद 30 है, 30 के बाद 35 है। अब आगे नेक्स्ट है जो एक होता है एक्सट्रीम कंडीशन, उसमें 40 हो जाता है। और मिनिमम कवर क्लियर कवर की बात करें तो वो भी रेंज ही में सीक्वेंसी में है। सीक्वेंस में तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी याद करना आसान है। तो 20 है, उसके बाद 30 है, और 30 के बाद 45 है, 45 के लिए 50 है, 50 के बाद 75 है, ठीक है। उसके बाद ये तो सेम हो जाता है दो के लिए, माइल्ड प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ 20 है, और यहाँ 320 है, उसके बाद 340 kg पर मीटर क्यूब है, और उसके बाद आगे जाएंगे तो उसको में 360 हो जाएगा। वो आगे जो है ये है, क्या है, ये है आपका तो एक्सट्रीम कंडीशन है। आगे वाला जो है ना एक्सट्रीम कंडीशन है। तो एक्सट्रीम कंडीशन है तो इसमें दो कंडीशन आता है एक्सट्रीम कंडीशन में, टाइडल इफेक्ट हो जाता है और केमिकल एक्शन हो जाता है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि क्या चीज बोलते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M40 ले लेंगे, और क्लियर का 75 ले लेंगे, और उसके बाद 360 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे, और M25 ले लेंगे, PCC ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये हुआ आपको मोस्ट पॉइंट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम देखें आगे देखने जा रहे हैं। जो कह रहा है मिनिमम क्लियर कवर, जो क्लियर कवर जो होता है ना, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कुछ क्लियर कवर होते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो क्लियर कवर जो होता है सबका अलग अलग होता है। उस क्लियर कवर पीछे देख लिए कंडीशन पे, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होता है ना उसके अनुसार कह रहा है। स्लैब का कह रहा है, फिर बीम का कह रहा है, उसके बाद कॉलम का कह रहा है, उसके बाद फुटिंग का कह रहा है। वो तो पीछे कंडीशन पे था, लेकिन इसमें कह रहा है आपको नाम देकर कहेगा आपसे कि ये सब स्ट्रक्चर का क्या क्या होगा। तो इसको में ये स्ट्रक्चर का नाम देगा, उसके बाद आपको कहेगा कि मतलब कि ये कंडीशन है। तो माइल्ड मॉडरेट कंडीशन रहेगा तो अलग हो जाएगा, सीवर रहेगा तो अलग हो जाएगा, उसके बाद वेरी सीवर रहेगा तो अलग हो जाएगा, और एक्सट्रीम रहेगा तो अलग हो जाएगा। ये सब आपका कंडीशन दे देगा। मिनिमम मॉडरेट सीवर हो जाएगा, वेरी सीवर हो जाएगा, उसके बाद एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इस सब कंडीशन रहेगा। तो इसमें बहुत याद करना आसान है। इसमें माइल्ड और मॉडरेट जो होता है उसके लिए हम इस तरह से सीक्वेंस से याद रखेंगे। 20 याद रखेंगे इसको में स्लैब के लिए, और बीम के लिए 25 याद रखेंगे, और कॉलम के लिए 40 याद रखेंगे, और फुटिंग के लिए 50 याद रखेंगे। उसी तरह सीवर रहेगा तो स्लैब के लिए 45 लिखेंगे, और इसमें सब सीक्वेंस से सेम ही होता है, सिर्फ इसमें 14 का चेंज हो जाता है जो 50 हो जाता है। उस तरह वेरी सीवर भी कहेगा तो सबका 50 ही 50 होता है, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि वेरी सीवर कंडीशन में क्लियर कवर जो होता है 50 होता है, तो सब इसमें 50 से होगा। स्लैब के लिए भी 50 होगा, बीम के लिए भी, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए, सबके 50 होगा। एक्सट्रीम कंडीशन कहेगा तो एक्सट्रीम कंडीशन हम जस्ट देखेंगे कि 75 होता है क्लियर कवर का, तो उसमें हम स्लैब के लिए 75 लेंगे, बीम के लिए भी लेंगे, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए, सबका हम 75 ले लेंगे। ओके, इसमें हम देखने जाएंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो देखेंगे, जो भी पूछा जाता है हमेशा। व्हेन थिकनेस कह रहा है, व्हेन थिकनेस इज लेस देन 200 mm एंड डाया ऑफ बार इज लेस देन 12 mm, देन कवर कुल्ड बी, कवर 15 mm इसको हम ले लेंगे। ऐसा कंडीशन दिया रहेगा ना तो हम 15 mm ले लेंगे कवर, ठीक है। ऐसे कंडीशन में 15 mm कवर ले लेंगे। और यहाँ थिकनेस की बात कर रहा है, स्पेशल हाईलाइटेड पॉइंट थिकनेस। अगला पॉइंट इसी तरह से है, इसमें थिकनेस नहीं, इसको विड्थ कह रहा है। इसमें भी कह रहा है वही कि लेस देन 200 mm रहेगा और लेस देन 12 mm रहेगा। तो इसमें कवर कितना ले लेंगे, आपको कवर कुल्ड भी, कवर जो होता है कितना ले लेंगे हम, कवर आपका ले लेंगे 25 mm, क्योंकि इसमें थिकनेस था तो 15 लिए, और विड्थ था तो इसमें हम 25 ले लिए, 25 ले लिए। उसके बाद हम कहने जा रहे हैं, अब क्या हम देखने जाएंगे, हम देखने जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामों में उससे। इसमें छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही देखना है बात कि कोई भी स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें हमको 95% पास होना चाहिए, उसमें 5% जो फेल होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि नोट पासेस, तो नोट पासेस कहेगा तो 5% आंसर दे देंगे, और पासेस रहेगा तो 95% आंसर दे देंगे। ये दो ही कंडीशन से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। आगे हम देख रहे हैं मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ जो होता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो ये होता है मीन स्ट्रेंथ। तो मीन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला होता है एफसीके प्लस, एफसीके जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा हो जाता है। तो सिग्मा का जो वैल्यू जो कुछ होंगे ही, इसको हम सिग्मा का वैल्यू हो जाता है ना कि 3 कंडीशन देगा। अब वो 3.5 देगा तो इसको 3 पॉइंट दे देगा 5 सिग्मा। उसके बाद पूछेगा आपसे ग्रेड, तो ग्रेड पूछेगा 3.5 सिग्मा के लिए M10 से M15 तक, ये हो जाता है।
और सिग्मा का वैल्यू देगा 4, तो इसको में 20 से 25 हो जाएगा, M20 से M25 हो जाएगा। अब फिर 5 दे देगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 5 का दिया तो M30 से एभव, M30 से एभव सब चले जाएंगे, 5 कहा तो जितना M30 से एभव होगा सब चलेंगे। आगे हम देख रहे हैं आपस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंस है, बट इसमें पूरे में डिफाइन करके नहीं देख पाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं, एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो टेस्टिंग के लिए जो आप सैंपल बनाते हैं तो कम से कम एक सैंपल आपको बनाना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन 15% से एवरेज ऑफ क्यूब है। और कोई भी क्यूब टेस्ट किए तो एवरेज जो क्यूब का होगा ना उसको 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ का हुआ। और उसके बाद आगे हम देख रहे हैं जो मतलब कितना हम कंक्रीटिंग करना है, स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें कंक्रीटिंग करते हैं तो कितना कंक्रीटिंग करना है, तो कितना मीटर क्यूब कंक्रीटिंग के लिए कितना सैंपल चाहिए वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि 1 से 5 मीटर आपको कंक्रीटिंग, 1 से 5 मीटर क्यूब आपको कंक्रीटिंग करना है तो 1 सैंपल चाहिए। 6 से 15 मीटर क्यूब करना है तो इसमें 2 सैंपल चाहिए। 16 से 30 मीटर क्यूब करना है तो 3 सैंपल चाहिए। 31 से 50 मीटर क्यूब करना है तो 4 सैंपल चाहिए। 51 मैंने 50 से एभव मैंने 51 से एभव, यहाँ से एभव करना है तो 4 ही सैंपल इसमें भी चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर 51 से आगे बढ़ रहा है 80 90 तक चला, 95 तक 99 तक रहेगा तो हम 4 ही सैंपल लेंगे। लेकिन जैसे ही 50 ज़्यादा हो गया, माने 51 से 50 ज़्यादा हो गया, माने 100 पार हो जाएंगे, 100 से प्लस हो जाएंगे, 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 की जगह 1 सैंपल हम बढ़ा लेंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात तो यही है। हम आगे देखे जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट। ये जो होता है सो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट, ये हुआ। तो इसको में हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने जाएंगे जो नोट्स में है। वो पॉइंट ये है कि द एबव स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऊपर दिया हुआ है किस पे डिपेंड करता है, तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऊपर से बात करने जा रहे हैं आगे कि जो होता है इन आरसीसी स्ट्रक्चर मैंने IS से इतना 456 2000 के अनुसार एबव कर्व ओनली वैलिड अप टू ग्रेड, कहाँ तक मतलब ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है वो कहाँ तक वैलिड होता है, M60 तक वैलिड होता है, M60 तक। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि द पीक वैल्यू जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन जो पीक वैल्यू कितना होता है तो 0.002 हो जाता है पीक वैल्यू। ये हुआ 3 पॉइंट्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसी का है। तो इसमें कह रहा है ना जनरली फेलुअर कह रहा है, फेलुअर टेकन करते हैं हम, लेते हैं फेलुअर, उसका बात कर रहा है कितना होता है फेलुअर, हम 0.003 से 0.005 तक फेलुअर लेते हैं। एक्चुअली में एज्यूम कितना करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एज्यूम हम करते हैं तो 0.0035 हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं आपको फेलुअर आरसीसी स्ट्रक्चर में। अब आगे हम देख रहे हैं लीनियर बिहेवियर ऑफ कर्व विल बी एक्ट 40% ऑफ पिक डिमांड। कह रहा है कि लीनियर बिहेवियर ऑफ कर्व जो होता है ना विल बी एक्ट 40% मतलब 40% ऑफ पिक डिमांड, माने एक्ट कितना करता है 40% ऑफ पिक डिमांड का। लीनियर बिहेवियर जो होता है ना वो 40% एक्ट करता है। ठीक है, अगला नोट पॉइंट है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स। एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज ब्रिटलनेस, एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज तो ब्रिटलनेस इज ऑल्सो इंक्रीज। कह रहा है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम इंक्रीज करेंगे तो ब्रिटलनेस भी हमेशा बढ़ेगा, ये बोला। अगला बात ये कहने जा रहा है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्यूर। कह रहा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन, जैसे डिफॉर्मेशन जो होता है ना फेल्यूर से पहले जो डिफॉर्मेशन होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे का अपोजिट। ये कहने का मतलब है कि वो बढ़ेगा तो घटेगा, इस तरह से है। एज द ब्रिटलनेस इंक्रीज इलास्टिक मॉडुलस, एज द ब्रिटलनेस इंक्रीज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट विल बी आल्सो इंक्रीज। कह रहा है ना कि अगर ब्रिटलनेस इंक्रीज करेगा तो इलास्टिक मॉडुलस भी आपका इंक्रीज करेगा। तो मैंने ब्रिटलनेस बढ़ रहा है तो कोहेरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ेंगे। ये हुआ पॉइंट्स है। आगे हम देख रहे हैं जो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मतलब एक कर्व जो है ना, एक कर्व बनाया गया है उसके अनुसार से दर्शाया गया है पॉइंट्स को, उसको हम देखने जा रहे हैं। ये पॉइंट्स को एक कह रहा है क्रीप एंड श्रिंकेज कंसीडर्ड सेकेंड मॉडुलस। क्रीप और श्रिंकेज जो अपना स्ट्रक्चर में आता है वो कैसे कंसीडर करते हैं, सेकेंड मॉडुलस में करते हैं। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज ऑब्टेन फ्रॉम
सेकेंड मॉडुलस। तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जो होता है ये भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम सेकेंड मॉडुलस से करते हैं। तो इसको में एक फार्मूला हो गया है जो ई कंक्रीट मतलब इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के लिए फार्मूला है 5000 रूट में एफसी के फार्मूला इंपॉर्टेंस है। इसमें एक पॉइंट्स है +-20 ये भी होता है, मतलब इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट वाला फार्मूला पूछा जाता है। अब कह रहा है इन प्रीवियस प्रोविजन, मतलब पहले एक रिवीजन हुआ था उसमें 456 कोड का रिवीजन में 1978 में हुआ था। इसके अनुसार से फार्मूला जो होता है ये हो जाता है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का 5700 रूट में एफसी के, ये हो जाता है आपका। हम कह रहे हैं अगला पॉइंट एक और है कि सेकेंड मॉडुलस विल बी कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, और सेकेंड मॉडुलस ऑफ कंसिडर इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। हाँ, सेकेंड मॉडुलस होता है कौन सी कंसिडर करता है, सेकेंड मॉडुलस इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म को कंसिडर करता है। अब बात कर रहा है कि हम यहाँ पे आईटीएम माने इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ओनली रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म्स, ये जो होता है शॉर्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये भी फार्मूला होता है 5000 रूट में एफसी के, 5000 रूट में एफसी के हो जाता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस के लिए फॉर्मूला हो जाता है। बात कर रहे हैं आगे एक और पॉइंट है जिसमें कह रहे हैं आरसीसी डिजाइन के लिए पॉइजन रेशियो कितना हम कंसीडर करते हैं। आरसीसी का डिजाइनिंग हो रहा है, वहाँ पे पॉइजन रेशियो कितना कंसीडर करेंगे, तो 0.2 कंसीडर करेंगे पॉइजन रेशियो को। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं जो भी टेस्ट करने से पहले, स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कुछ क्यूब बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्यूब बनाने से पहले इसका फार्मूला होता है क्यूब के लिए एफसी के, और आपका फार्मूला होता है सिलेंडर के लिए 0.8 मल्टीपल एफसी के हो जाता है। इसको मैं बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ फार्मूला होता है 0.67 एफसी के, ये हो जाता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के लिए। क्यूब के लिए फार्मूला है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के लिए फार्मूला 0.67 एफसी के। अब वही पूछ देगा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए कितना होगा 0.85 मल्टीपल सिलेंडर हो जाएगा। इसका फार्मूला स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर तो 0.85 मल्टीपल सिलेंडर, ये फार्मूला हो जाता है। अब आगे हम देखने जा रहे हैं कि इन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शुड बी 85% ऑफ कोर टेस्ट सिलेंडर। इसमें कह रहा है कि मतलब इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शुड बी 85% कोर टेस्ट में जो होता है ना, सिलेंडर के लिए कोर टेस्ट कर रहे हैं तो 85% होगा। ठीक है, और कोई भी केस में आपको, कोई भी केस में सिलेंडर टेस्ट हो या क्यूब टेस्ट, कोई भी टेस्ट में 75% नहीं होता है कोई भी केस में। और यहाँ बोल रहा है एक और पॉइंट है आपको दिख रहा होगा जिसमें हम कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्यूब द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर इज अराउंड 67% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। मैंने क्यूब स्ट्रेंथ का उतना आ जाता है, क्यूब स्ट्रेंथ जो टेस्ट करेंगे वो 67% आ जाएगा, 67% आएगा क्यूब के लिए, इतना आएगा 67%, और सिलेंडर के लिए 85 था। अब आगे देखने जा रहे हैं हम, कुछ पॉइंट्स होंगे। हाँ, अब क्रीप हम पढ़े थे, द स्ट्रेन इन कंक्रीट, यहाँ पे मोस्ट पॉइंट्स इसका है स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है, इसी में स्ट्रेन इन कंक्रीट है ना, इसी में हम पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। द स्ट्रेन इन कंक्रीट में हम पॉइंट्स देखने क्या जाएंगे, इसमें पॉइंट्स हम ये देखेंगे कि मतलब क्रीप कोफिशिएंट को लेकर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो क्रीप कोफिशिएंट होता है ना, टाइम के साथ साथ आपको घटता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से आप कि 7 दिन का बात कर रहा है, 7 दिन में क्रीप कोफिशिएंट कितना है 2.2 है, 28 दिन में कितना है 1.6 है, 365 दिन में कितना है 1.1 है। तो ये बात को हमको याद रखना है कि 7 दिन में कितना होता है क्रीप कोफिशिएंट, तो 2.2 होते हैं, 28 दिन में कितना होता है 1.6 हो जाते हैं, और 365 दिन में कितना 1.1 हो जाते हैं। बस इसमें एक और बात हम सीखेंगे कि मतलब टाइम के साथ क्रीप कोफिशिएंट अब घटता है। ठीक है, इसका मोस्ट बात यहाँ से हम सीखेंगे। आगे हम देख रहे हैं कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला ए है कि आपको लॉन्ग टर्म मॉडुलस जो होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस के लिए फार्मूला होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस 1 + थीटा। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ये होता है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस फार्मूला हो जाता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस बटा 1 + थीटा हो जाता है। अब बात करें नोट में, एक नोट में है बातें जो कह रहा है शॉर्ट टर्म मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म मॉडुलस, कह रहा है शॉर्ट टर्म मॉडुलस जो होता है ना ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म मॉडुलस। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्रीप इन कंक्रीट, जो हम यहाँ पे देखे थे ना क्रीप कोफिशिएंट में, वही बात यहाँ कह रहा है, नोट में लिखाया हुआ है क्रीप जो होता है ना टाइम के साथ घटता है, ये कह रहा है क्रीप कोफिशिएंट। अब आगे देख रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेंथ को लेकर है, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है ना उसके लिए पॉइंट्स हैं टाइप ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। इसमें ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कुछ भी याद नहीं रखना है, इसको में डायरेक्ट वैल्यू जो होता है उसको याद करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो डायरेक्ट वैल्यू होता है 0.002 हो जाता है, डायरेक्ट वैल्यू हो गया। ठीक है,
और आगे हम देखने जाएंगे उसी तरह एक और टेस्ट होता है आपका, जिसको हम फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्ट रिजल्ट होता है, उसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे हम। तो डायरेक्ट वैल्यू जो याद रखेंगे उसको क्या वैल्यू का नाम है, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट भी, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे इसके नाम है। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है ना, उसका नाम है आपको इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका और भी नाम है, फ्लेक्सर का और भी नाम है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का और भी नाम है। क्या क्या नाम है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इसका नाम तो बताएं ही। उसके बाद हम कह सकते हैं इसको रप्चर मॉडुलस भी कह सकते हैं, फिर बेंडिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है ना, सबका नाम चेंज करके देखता है। तो पहले फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कह दिया इसी को कह दिया रप्चर मॉडुलस, और इसी को कह देगा आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ, इसी को कह दिया टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके लिए सारे के लिए एक ही फार्मूला है, रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, तो 0.7 रूट में एफसिक के, ये हुआ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछेगा 0.7 रूट में एफसिक के। आगे हम देख रहे हैं स्प्लाइस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्प्लाइस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उसका बात करेंगे। तो स्प्लाइस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसके लिए फार्मूला जो होता है डायरेक्ट, वो कह रहा है ना कि इसका फार्मूला जो है 0.7 मल्टीपल एफ बी हो जाता है। एफ बी होता है, ये भी स्ट्रेंथ ही है, 0.7 रूट मल्टीपल एफ बी हो जाता है। एक और इसका फार्मूला हो जाता है 0.7 मल्टीपल 0.7 रूट में एफ सी के। मैंने कह रहा है फार्मूला इसी में मतलब 0.7 ऐड मल्टीपल कर दिया है, स्प्लाइस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए है कि इसमें 0.7 मल्टीपल 0.67 मल्टीपल 0.7 रूट में एफ के, ये फार्मूला हो गया आपको स्प्लाइस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। फिर आप डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, फार्मूला ही याद रखना है, सारी बातें याद नहीं रखनी है। यहाँ पे हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है 0.5 टू 0.625 एफ बी, और डायरेक्ट इसका फार्मूला कहते हैं तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए तो 0.5 मल्टीपल 0.7 रूट में एफ के, ये डायरेक्ट फार्मूला होगा। इसका मिनिमम लेना होता है, मिनिमम, ये दोनों का मिनिमम लेना होता है। ये फार्मूला हम देख लिए। यहाँ से इसमें ये बात भी याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसको रेशियो करके भी पूछेगा, जो कंप्रेशन का फ्लेक्सर का रेशियो पूछ लेगा, फिर आपको स्प्लाइस्ड और डायरेक्ट टेंशन का मतलब आपको रेशियो करके पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ से आपका, ठीक है। अब हम आगे देखने जाएंगे रेनफोर्स्ट। तो रेनफोर्स्ट जो होता है, जिसको हम रड पढ़ते हैं, जिसको हम रेनफोर्स्ट को रड पढ़ते हैं, रड पढ़ते हैं, और इसको रड को ही बोलते हैं, आरसीसी भी बोलते हैं। आरसीसी में हम रड रेनफोर्स्ट यही तो पढ़ते हैं। इसमें आगे भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रूफ स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 0.002 रहता है प्रूफ स्ट्रेंथ। यहाँ भी हम देखें उसी बात को। आगे देख रहे हैं हम कि इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं रेनफोर्स्ट, तो उसका इलास्टिक मॉडुलस जानना जरूरी है हमको। इसका इलास्टिक मॉडुलस 2 मल्टीपल 10⁵ मेगा पास्कल हो जाता है, जो आगे भी हम सोम में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखने जा रहे हैं हम कि टाइप ऑफ एनफोर्समेंट। तो टाइप ऑफ एनफोर्समेंट में देखेंगे पहले माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील जो होता है ना, इसको हम देखना है ग्रेड कितना है, ग्रेड का होता है माइल्ड स्टील, तो 250 मेगा पास्कल का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद HYSD आपका एक होता है, HYSD को मैंने वो भी है, रॉडी का टाइप है, जिसमें कुछ कर रहे हैं मतलब कि इसका जो होता है ग्रेड होता है 415 एंड 500 ग्रेड होता है इसका। ये बात याद रखना है, मोस्ट नहीं है फिर भी याद रखनी जरूरी है हमें। अब हम डिजाइन मेथड में हम 3 गो मेथड को जानते हैं। एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मैंने इसको बोलते हैं WSM, एक होता है ULM, और एक LSM होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, वो हमको याद रखनी होगी। तो पहला पॉइंट है ना कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस में देखते हैं कि मटेरियल इज पार्शियली इलास्टिक होता है। इसमें वर्किंग स्ट्रेस में ध्यान रखना, कंपेरिजन से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो ध्यान से हमको पढ़ना होगा। मटेरियल इज पार्शियली इलास्टिक होता है WSM में। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड, इसी मेथड को हम मॉडुलर रेशियो मेथड से भी जानते हैं। मटेरियल इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, ये होता है WSM है ना कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तरीका से हम इसको बनाते हैं, बहुत ही मतलब फ्यूचर प्लानिंग से बनाते हैं। तो इसमें जो होता है कि नॉट फुली यूटिलाइज, मटेरियल को फुली यूटिलाइज नहीं किया जाता है। क्रीप एंड श्रिंकेज इज पार्शियली एक्सेप्टेड, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहीं फुली एक्सेप्टेड बोल देता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि WSM में क्रीप एंड श्रिंकेज आर पार्शियली एक्सेप्टेड होता है। डिजाइन किसके लिए करते हैं हम, तो डिजाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन करते हैं। और इसमें और पॉइंट्स है WSM में, इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच आई मीन कहने का मतलब इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। डिजाइन लोड इज टेकन एज वर्किंग लोड, इसमें डिजाइन लोड जो लेते हैं, डिजाइन लोड जो लेते हैं इसको हम वर्किंग लोड को हम डिजाइन लोड लेते हैं। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर्ड एज मटेरियल, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम कंसिडर करना है, जो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर मटेरियल, हाँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है वर्किंग स्ट्रेस या तो करेस्टेटिस स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस या तो करेस्टेटिस स्ट्रेस, यही फॉर्मूला है। वर्किंग स्ट्रेस या तो करेस्टेटिस स्ट्रेस बटा में परमिसिबल स्ट्रेस, ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला।
ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी याद रखना है आपको। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जो है कंक्रीट के लिए कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो याद रख लीजिए आप। तो इन बेंडिंग में कितना होता है, 3 हो जाता है, इन डायरेक्ट कंप्रेशन में 4 हो जाता है कंक्रीट के लिए। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में बात करते हैं। तो स्टील में कितना होता है, स्टील इन टेंशन कंप्रेशन, स्टील में बोल रहा है कि टेंशन कंप्रेशन में कितना होता है, दोनों में टेंशन 1.78 या तो डायरेक्ट 1.8 भी याद कर सकते हैं आप। डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मतलब WSM का फैक्टर ऑफ सेफ्टी था। आगे हम देख रहे हैं ULM, जो मतलब ULM का जो पॉइंट है वो कंपेरिजन से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो मटेरियल इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इसमें कह रहा है कि इलास्टिक नहीं है, उसमें कहा था उसमें कहा था WSM की परफेक्टली इलास्टिक होता है, और इसमें कह रहा है कि मटेरियल इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। तो नॉट परफेक्टली इलास्टिक कह रहा है, और आगे जो कह रहा है मटेरियल इज फुल्ली यूटिलाइज, उसमें फुल्ली यूटिलाइज नहीं था। इसमें जो मटेरियल इज फुली यूटिलाइज, पूरा यूटिलाइज होगा। और इसमें कह रहा है कि क्रीप और श्रिंकेज आर फुली एक्सेप्टेड, उसमें एक्सेप्टेड नहीं था, सॉरी पार्शियली एक्सेप्टेड था, इसमें फुली एक्सेप्टेड है, ठीक है। डिजाइन फॉर कोलैप्स, ये जो था सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन था, कोलैप्स के लिए डिजाइन है। इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है ये। उसी तरह से जस्ट मतलब हम देखेंगे इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता है। हम देख रहे हैं अब LSM देखेंगे। तो LSM थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ज़्यादा यूज होता है LSM मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। इसको हम देखेंगे मटेरियल इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, ये भी ऐसे परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। मटेरियल इज फुली यूटिलाइज, ये भी मटेरियल फुली यूटिलाइज होता है। क्रीप एंड श्रिंकेज इज फुली एक्सेप्टेड, इसमें क्रीप और श्रिंकेज को फुली एक्सेप्टेड करता है। दिस मेथड डिजाइन द स्ट्रक्चर फॉर कोलैप्स, हाँ इसको हम डिजाइन करते हैं किसी लिए कोलैप्स के लिए। बट इट इज चेक्ड सर्विस लिमिट, हाँ इसको चेक करते रहते हैं, LSM जो है ना इसको हम चेक करते रहते हैं, लेकिन डिजाइन करते हैं कोलैप्स के लिए। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, हाँ ये प्रोबेबिलिस्टिक और प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिस्टिक अंदाजा लगाने वाला अप्रोच जो है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर्ड अंडर द मटेरियल एंड लोडिंग, हाँ जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंसिडर मटेरियल के लोडिंग में करते हैं। ये जो होता है हम नीचे पॉइंट, सबसे नीचे का पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट्स में जो है मतलब अंडर एस्टिमेटेड और होता है ओवर एस्टिमेटेड। तो इसमें जो होता है ना सेफ्टी फॉर मटेरियल, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है मटेरियल का कम होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मटेरियल का हो जाता है वो लोडिंग से कम होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल लेस देन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोडिंग लेस देन होता है, ठीक है। अब आगे हम पॉइंट देख रहे हैं, उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना वो देख रहे हैं हम LSM का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कंक्रीट का पहले देख रहे हैं, तो कंक्रीट में पहले देख रहे हैं कुछ का बेंडिंग का, तो बेंडिंग का 1.5 हो जाता है, डायरेक्ट कंप्रेशन में 1.6 हो जाता है, स्टील का 1.15 हो जाता है। अब हम लोडिंग में देख रहे हैं, तो लोडिंग में 2 लोड होता है, इसमें डेड लोड लाइव लोड। तो डेड लोड के लिए 1.5 और लाइव लोड के लिए भी 1.5 सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ वेरिएशन है, बस ये देख लेना था। अब हम